नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बनने की कहानी के बारे में। सोचिए, एक बिल्कुल नया नया आजाद हुआ देश और उसके लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो करोड़ों लोगों का भविष्य तय करेगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम था। और देखिए, जब भी भारत के संविधान की बात होती है तो एक नाम हम सबके जहन में सबसे पहले आता है ना? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें हमारे संविधान का मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। और ये बिल्कुल सही भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? अगर हम ये माने कि डॉक्टर अंबेडकर वो काबिल पायलट थे जिन्होंने संविधान के जहाज को हर बहस, हर मुश्किल के तूफान से निकालकर मंजिल तक पहुंचाया, तो सवाल ये उठता है कि उस जहाज का नक्शा किसने बनाया था, उसकी नींव किसने रखी थी? तो चलिए, आज बात करते हैं उसी शख्स की। इनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम सब B.N. राव के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा नाम है जो शायद उतना मशहूर नहीं है, लेकिन जिनका काम, जिनका योगदान हमारे संविधान की बिल्कुल आत्मा में बसा हुआ है। तो सवाल ये है कि इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है संविधान के सबसे पहले ड्राफ्ट से। चलिए, जरा इसी पहले मसौदे की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। फरवरी 1948 का वो वक्त था जब B.N. राव ने अकेले, जी हां, अकेले ही संविधान का एक शुरुआती मसौदा तैयार कर दिया था। और पता है इसमें कितने अनुच्छेद थे? 243 आर्टिकल्स। जरा सोच कर देखिए, एक अकेला इंसान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कानूनी नींव का पहला ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। यही वो बुनियाद थी जिस पर हमारे संविधान की पूरी इमारत खड़ी की गई। अच्छा, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। B.N. राव संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। उनका ऑफिशियल रोल था संवैधानिक सलाहकार या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का। मतलब वो एक ऐसे एक्सपर्ट थे जो पर्दे के पीछे रहकर कानूनी सलाह दे रहे थे, ताकि सभा के सदस्यों का काम आसान हो सके। अब उनके काम का महत्व कितना था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद उनके बारे में क्या कहा। उन्होंने खुले तौर पर यह माना कि संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है, असल में वो मेरा नहीं है। इसके असली हकदार बेनेगल नरसिंह राव भी हैं। सोचिए, सभा के प्रेसिडेंट से इतना बड़ा सम्मान मिलना, ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इन दोनों की भूमिकाओं को समझाने के लिए वो बेहतरीन मिसाल दी थी। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर एक कुशल पायलट थे, तो B.N. राव वो थे जिन्होंने संविधान का एक साफ विजन दिया और उसकी नींव रखी। मतलब दोनों के रोल अलग अलग थे, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी थे। तो आखिर कौन थे ये B.N. राव? ऐसी क्या खास बात थी उनमें कि उन्हें इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक काम सौंपा गया? आइए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। उनके करियर को देखें तो एक कमाल का सफर नजर आता है। 1909 में ICS एग्जाम क्लियर किया। 1938 में उन्हें नाइटहुड का खिताब मिला। 1944 में वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने और फिर 1946 में उन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। मतलब एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां। और उनकी तेज बुद्धि की चर्चा तो उनके स्टूडेंट लाइफ से ही होने लगी थी। जब वो कैम्ब्रिज में थे, तब उनके साथ पढ़ने वाले जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता को एक चिट्ठी में लिखा था, ये लड़का बहुत होशियार है, मुझे लगता है कि अपना हर पल सिर्फ पढ़ाई में ही लगाता है। लेकिन बात सिर्फ होशियारी की नहीं थी, उनका चरित्र भी उतना ही मजबूत था। कुछ किस्से सुनिए। जब उनकी पोस्टिंग मद्रास में हुई तो उन्होंने अपना ट्रांसफर मांग लिया। क्यों? ताकि उनके परिवार और जमीन जायदाद की वजह से किसी भी तरह के पक्षपात की कोई गुंजाइश ही न रहे। फिर जब वो कश्मीर के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐसे फैसले लागू नहीं कर सकते थे जिनसे वो खुद सहमत नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने संवैधानिक सलाहकार का ये इतना बड़ा काम बिना किसी सैलरी के करने की पेशकश की थी। ये थी उनकी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा। पर B.N. राव सिर्फ एक किताबी विद्वान नहीं थे। उनकी असली काबिलियत तो तब सामने आई जब संविधान सभा में बड़े बड़े विवाद खड़े हुए। वो एक ऐसे सुलझे हुए इंसान थे जिनकी सलाह ने देश को कई मुश्किलों से बचाया। जैसे एक बार एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। हुआ ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त कैबिनेट मंत्री भी थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी। नेहरू और पटेल जैसे बड़े नेताओं को ये ठीक नहीं लगा और इससे माहौल में काफी तनाव आ गया। तब B.N. राव सामने आए एक बहुत ही शानदार सुझाव के साथ।
उन्होंने कहा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने रहें, लेकिन जब सभा कानून बनाने का काम करेगी तो उसकी अध्यक्षता कोई और करेगा, एक अलग स्पीकर। और वो स्पीकर बने जी.वी. मावलंकर। देखिए कितनी आसानी से उन्होंने देश के टॉप लीडर्स के बीच की एक बड़ी तकरार को सुलझा दिया। तो ठीक है, संविधान तो बन गया, इसके बाद बी.एन. राव का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि इतना अहम योगदान देने के बावजूद आज उनका नाम ज्यादातर लोगों को क्यों याद नहीं है? संविधान के बाद भी उनका सफर रुका नहीं। 1949 से 52 तक वो यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रतिनिधि रहे। फिर 1952 में उन्हें हेग के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बनाया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। लेकिन अफसोस 1953 में उनका निधन हो गया और वो संविधान की असली कहानी पर जो किताब लिखना चाहते थे, वो सपना अधूरा ही रह गया। तो भले ही वक्त के साथ आम लोगों की यादों से उनका नाम थोड़ा धुंधला गया हो, लेकिन उनकी विरासत, उनकी छाप हमारे संविधान में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज है। उनका काम, उनकी सोच, उनकी ईमानदारी आज भी हर रोज हमारे लोकतंत्र को रास्ता दिखाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने गुमनाम नायक दबे हुए हैं जिनके बिना शायद आज की दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी हम देखते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना?